ड्रामे की शुरुआत सिया नाम की एक लड़की होती है जो बिना किसी रिश्ते के बावजूद भी 3 साल तक एक लड़के के साथ थी जिसका नाम की लियांग था। उसकी कुछ मजबूरियों ने उसे ये सब करने के लिए और भी ज्यादा मजबूर कर दिया था। तो उधर ही थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारे सिया टीवी खोलती है तो तभी देखती है कि जो लियांग है उसकी शहर की एक बहुत ही अमीर घर की बेटी से बहुत ही जल्द शादी होने वाली है। अब इन सारी चीज़ों को सुनकर तो हमारे सिया का मानो दिल ही टूट जाता है, क्योंकि भले ही वो लियांग के साथ 3 साल से बिना किसी रिश्ते की थी, लेकिन इतने में उसे लियांग से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। इस खबर को सुनने के बाद जो हमारी सिया होती है वो रोने लग जाती है, लेकिन लियांग के वहाँ पर आते ही अपने आंसू साफ कर कर ऐसे दिखाती है जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। बट एक्चुअल में उसके मन में जो चल रहा था वो लियांग कभी जान भी नहीं सकता था। इस तरीके से हमें दिखाया जाता है 3 साल पहले का सीन, जहाँ पर हमारी सिया बहुत ज़्यादा मजबूर थी। उसके पास पैसे नहीं थे। अपनी माँ को तो वो पहले ही खो चुकी थी, लेकिन अपने डैड को खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो लियांग के पास जाती है और उससे भीख मांगती है कि वो उसे पैसे दे दे ताकि उसके डैड का अच्छे तरीके से ऑपरेशन हो सके और वो उसके डैड का इलाज भी करे, क्योंकि लियांग जो था वो पूरे शहर का बहुत ही अच्छा डॉक्टर था जो बहुत ही अच्छे तरीके से उसके डैड का ख्याल भी रख सकता था। लियांग उसकी ऐसी हालत को देखकर उसे अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है और जैसे ही सिया वहाँ पर जाती है तो उसे बोलती है कि प्लीज तुम मेरे डैड को ठीक कर दो, इसके बदले में तुम मुझे जो करने के लिए बोलोगी मैं वो करूंगी। और ऐसा ही कहकर वो लियांग के पास आकर उसे किस करने लग जाती है और उसी दिन से वो लियांग के साथ रह रही थी। लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि जिस चीज के लिए वो लियांग के साथ रह रही है वो 3 सालों तक लियांग आज तक नहीं कर पाया है। हमारी सिया जब आराम कर रही होती है तभी लियांग अचानक से उसके पास आता है और उसके पास बैठकर बोलने लग जाता है कि कहीं तुम वही लड़की तो नहीं हो जिसे मैंने 10 साल पहले देखा था। एक्चुअली 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट की वजह से लियांग ने अपनी आंखों को खो दिया था। तभी वो एक लड़की की आवाज़ सुनता है जहाँ पर वो अपने डैड से बोल रही होती है कि किसी भी तरीके से इस लड़के की आंखों को ठीक कर दो और अपने डैड से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है। जब लियांग इन सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है तभी हमारी जो सिया होती है वो कहने लग जाती है कि लियांग मुझे छोड़ दो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा बस यूज़ कर रहे हो, इसीलिए मुझे यहाँ पे से जाने दो। लेकिन लियांग वहाँ पर आते ही जो हमारे सिया होता है उसे किस करने लग जाता है एंड इसी तरीके से ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ पूरी नाइट स्पेंड करते हैं। जैसे ही जो लियांग होता है वो खड़ा होता है तो उसके बाद फटाफट से सिया को दवाई खाने के लिए बोलता है ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। तो हमारी सिया उससे बोलती है कि ठीक है मैं दवाई खाऊंगी, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम मेरे डैड को कब ठीक करोगी, मैं कब तक तुम्हारे साथ इस तरीके से रहूंगी, कुछ टाइम बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या तुम तभी भी मुझे अपने साथ रखोगे। लेकिन लियांग उसकी बातों का रिप्लाई नहीं करता है और उसे इग्नोर मारकर वहाँ से चला जाता है। तो कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि जो हमारी सिया थी वो भी उसे हॉस्पिटल में काम करती थी एज ए नर्स। तभी उसके सामने एक डॉक्टर आता है जो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जिस होटल में वो गए होते हैं वहाँ पर लियांग भी आया होता है अपनी फियोंसे के साथ जिसका नाम की चैन था और लियांग की नज़र तब तक सिया पर पड़ जाती है और वो जैसे उसे उनके साथ देखता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो डॉक्टर होता है वो सिया को वहाँ पर लेकर आता है और बैठने के लिए बोलता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे सिया उन सभी को देखकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे वहाँ पर बैठना ही पड़ता है। सभी वहाँ पर सिया को देखकर कहने लग जाते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसा ही कहकर उसे बोलते हैं कि लेकिन लेट आई है तो इसे ड्रिंक करना पड़ेगा एज अ पनिशमेंट। तो दूसरी तरफ लियांग चैन के साथ बैठा हुआ होता है और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर साफ साफ ये चीज़ दिख रही होती है कि लियांग को चैन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वो कहीं ना कहीं हमारी सिया को ही पसंद करता था। सिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, इसलिए वो वहाँ से उठकर जाने लग जाती है और ड्रिंक करने के लिए साफ साफ मना कर देती है। लेकिन वो लड़के इतने अच्छे थोड़ी ना थे जो सिया को वहाँ पे ऐसे ही जाने देते। वो सिया के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। लेकिन इतने में ही सही टाइम पे वहाँ पर एंट्री हो जाती है लियांग की और लियांग वहाँ पर आते ही उनसे कहने लग जाता है कि तुम सब अपनी हद में रहो, अपनी हद को पार करने की कोशिश मत करो। तो तभी वहाँ पर एक आदमी होता है जो लियांग को देखकर कहता है कि तुम्हें तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, तो हमें तो इसके साथ रहने दो। 3 साल से तुम इस लड़की के साथ हो फिर भी तुमने कभी भी इसे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट नहीं किया, तो अचानक से तुम्हारे अंदर ये हस्बैंड वाली फीलिंग्स कहाँ से आने लग गई भला। उनकी बातों को सुनकर लियांग उन्हें मारने वाला होता है। तभी सिया उससे बोलती है कि इन सब के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चलो। तो उसकी बातों को सुनकर लियांग उससे बोलता है कि आज तुमने बोल दिया,
आज के बाद ये सब चीज़ें बोली ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर बाद जो हमारी सिया होती है वो लियांग के साथ होती है, तो वो उसे कहती है कि तुम अपनी फियांसे के साथ चलो, मैं अकेले घर चली जाऊंगी। तभी लियांग उसका हाथ पकड़ता है और उसे कार में बैठाकर उससे कहने लग जाता है कि तुम समझती क्या हो, और एक बात बताओ मुझे, तुम्हें यहाँ पर अकेले आने की क्या जरूरत थी। तो तभी सिया उससे बोलती है कि तुम्हें इससे मतलब है, तुम्हें अपने फियांसे से मतलब होना चाहिए, आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या मतलब है। तभी जो लियांग था वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि मुझे तुमसे मतलब है, अब मैं नहीं जानता हूँ कि क्यों है। ऐसा ही कहकर उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है। तभी सिया उसे रोकती है। इतने में ही चैन जो थी वो लियांग को पूरे होटल में ढूंढ रही होती है। तभी वो उसे कॉल करती है और उन दोनों को किस करता हुआ देख लेती है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो लियांग को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। फिर क्या था, वो वहाँ पर से गुस्सा होकर चली जाती है। तो तभी जो हमारी सिया थी वो भी वहाँ पे से चली जाती है। रास्ते पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में ही उसका पैर मुड़ जाता है और वो वहीं पर ही नीचे गिर जाती है। तभी उसे उसके सामने उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम कि जो था, और वो हमारी सिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वो सिया के साथ होता है और उसके पैर पर दवाई लगाकर उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें उस लियांग के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अब्रॉड से आ गया हूँ, मैं तुम्हारा और तुम्हारे डैड का पूरी तरीके से ख्याल रखूंगा और इनफैक्ट उनकी तबीयत भी सही करूँगा। सिया उससे बोलती है कि तुम जानते हो कि लियांग मुझे इतनी इसलिए नहीं छोड़ेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उससे अपना पीछा छुड़वाऊँ। तभी जो था वो उससे कहता है कि एक काम करो कि तुम मुझसे शादी कर लो, और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना, मैं इसे भी अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। इन सारी बातों को सुनकर हमारी सिया को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है। तो दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जो अपने घर पे आकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और उससे कुछ होश ही नहीं होता है। तभी उसके सामने सिया आती है और जितनी भी कैन होती है उन सभी को उठाकर लियांग से भी उस ड्रिंक को छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है, आखिरकार इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो। ऐसा ही कहकर वो उसे उठाती है और उसके बाद उसको रूम पर चलने के लिए बोलती है, लेकिन लियांग रूम पे जाने के लिए मना कर देता है और वो उसे सोफे पे ही धक्का देकर उसे किस करने लग जाता है। सिया भी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाती है और इसी तरीके से दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि जो सिया होती है वो अपने डैड को देखने के लिए हॉस्पिटल में गई होती है और वो ज़्यादातर टाइम अपने डैड के साथ स्पेंड करती है। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द उसके डैड अच्छे तरीके से ठीक हो जाए। तभी जो उसके सामने आता है और उसके बाद उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो सिया से कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, इस टाइम पर तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने बच्चे का ध्यान रखना है। अगर तुम इसका ध्यान नहीं रखोगी ना तो तुम खुद ही बताओ मुझे कि इसका ध्यान कौन रखेगा। उस लियांग को तो इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तुम्हें इसके लिए जल्द से जल्द एक डैड ढूंढना पड़ेगा। देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा या तुम्हारे बच्चे का फ़ायदा उठाऊँ, लेकिन बस मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों का ही ध्यान रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे इंटेंशंस को बिल्कुल भी गलत मत समझना। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ। सिया उसे बोलती है कि थैंक यू सो मच मेरी इतनी केयर करने के लिए, बट आई फील कि मेरे लिए लियांग ही ठीक है, और भले ही वो मुझे ना अपनाए कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे का अकेले ध्यान रख सकती हूँ। तो उसकी बातों को सुनकर जो उससे बोलता है कि ठीक है तुम जैसा चाहती हो वैसा करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो चैन होती है वो मिलने के लिए आती है हमारी सिया के पास और उसे बोलती है कि बहुत ही जल्दी मेरी और लियांग की एंगेजमेंट होने वाली है, सो आई होप कि तुम भी उस एंगेजमेंट में ज़रूर आओगी, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर आओगी तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड बाय द वे मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ, तुम क्यों लियांग के पीछे पड़ रखी हो कि वो तुम्हारे डैड को ठीक करे। इस शहर में और भी तो कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, तुम उनके पास जाओ। ठीक है तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा ही कहकर वो उसे पैसे देती है और बोलती है कि तुम अपने डैड का कहीं और ट्रीटमेंट करवाओ। इतने में ही वहाँ पर लियांग भी आ जाता है। तो लियांग उससे बोलता है कि तुम दोनों के दोनों क्या बात कर रहे हो। तो तभी जो चैन होती है वो कहने लग जाती है कि दरअसल मैं इसे अपनी एंगेजमेंट पार्टी में बुला रही थी। तो उसकी बातों को सुनकर लियांग उसे बाहर लेकर आता है और चैन से कहने लग जाता है कि तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इससे तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन हॉस्पिटल में तो कम से कम हमारे पर्सनल अफेयर्स को मत डिस्कस करो किसी के साथ। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं यहाँ पर अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ, ना कि अपनी शादियों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। आई होप कि तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो उसकी बातों को सुनकर चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो सोच लेती है कि किसी भी तरीके से अब इस सिया को सबक तो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों के प्यार के बीच में सिया ही तो आ रही थी। तो दूसरी तरफ हम सिया को देखते हैं जो अपने डैड का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख रही होती है। वो अपने डैड के साथ पूरी रात भर रहती है
ताकि उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके और हमेशा उनको बहुत ही अच्छा फील करवाती है। तो जब सिया अपने डैड के साथ बैठी हुई होती है ना, तो उनको लियांग देख रहा होता है और लियांग जैसे ही सिया के पास जाने वाला होता है तभी पीछे से चैन आ जाती है और उसका हाथ खींचकर उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। तो दूसरी तरफ सिया जब अपने डैड के सामने बैठी हुई होती है तभी उसके डैड को अचानक से सांस नहीं आ रही होती है, तो वो डॉक्टर को वहाँ पर बुलाती है। डॉक्टर वहाँ पर आते ही उसे बाहर जाने के लिए बोलते हैं। सिया फटाफट से कॉल मिलाती है जो को और उसे बोलती है कि उसने कहा था कि वो उसके डैड का ट्रीटमेंट करेगा, तो क्या वो ये सब करने के लिए तैयार है। उसकी बातों को सुनकर जो उसकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो तो इस मौके की तलाश में ही था कि वो कब उसकी मदद कर सके और उसे अपने प्यार में फंसा सके। नेक्स्ट डे लियांग उसी रूम में जाता है जिस रूम में सिया के डैड थे और देखता है कि वो तो वहाँ पर है ही नहीं और वहाँ पर एक कार्ड पड़ा हुआ होता है जो कि चैन ने सिया को दिया था उसके डैड का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो वो समझ जाता है कि पक्का अब ये से कहीं और लेकर गई है ताकि उसके डैड का अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। सिया जो थी वो जो से कह रही होती है कि मेरे लिए मेरे डैड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ तुम उन्हें किसी भी तरीके से ठीक कर दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। तभी हम देखते हैं कि जो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर बाद वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पर गुस्से में लियांग आता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार सिया के डैड को तुम यहाँ क्यों लेकर आ गए। जो उसे बोलता है क्योंकि उसने मुझे कहा था, 3 सालों से तो तुम्हें उसके डैड की और उसकी कोई भी फिक्र नहीं थी, अभी अचानक से क्या हो गया, ये ड्रामा क्यों कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। तो उसकी बातों को सुनकर लियांग वहाँ से चला जाता है और उसके बाद बार में जाकर ड्रिंक करने लग जाता है। वो बस 24 घंटे सिया के बारे में सोच रहा था। इतने में ही वहाँ पर सिया आती है और लियांग के पास बैठकर उससे कहती है कि प्लीज़ मेरे डैड की तबीयत का ध्यान रखो और उनका ट्रीटमेंट कर दो, क्योंकि जो अकेले ये सारा काम नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे उस टाइम पे लियांग की ज़रूरत थी। तो सिया जो होती है वो लियांग के पास दोबारा से चली जाती है। लियांग उसे बोलता है कि तुम्हें जो के पास जाने के लिए कहा किसने था, अभी भी अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, तुम अपने घुटनों पर बैठो, मैं कुछ सोचता हूँ। अब सिया किसी भी हालत में अपने डैड को बचाना चाहती थी, इसके लिए लियांग उसे कुछ भी करने के लिए क्यों ना बोलता, वो सब करने के लिए तैयार थी। वो अपने घुटनों में बैठकर उससे माफ़ी मांगती है। तभी लियांग उससे बोलता है कि ठीक है, बट अभी भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए और भी बहुत सारी चीज़ें करो और जल्दी से इस ड्रिंक को पी लो। तो हमारी जो सिया थी वो उस ड्रिंक को पीने के लिए राज़ी हो जाती है, जबकि वो प्रेग्नेंट भी थी, और उसके बाद उस ड्रिंक को पीने लग जाती है। लियांग ये सब कुछ सिया के साथ कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद को ही दर्द दे रहा था, उसे खुद ही बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान का ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है तो अपने प्यार के बारे में भी कभी नहीं सोचता है। और तो और सेम यही सारी चीज़ें लियांग के साथ भी हो रही थी। वो अपने छोटे से ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गया था। थोड़ी ही देर बाद वो सिया के साथ ही बदतमीजी करने लग जाता है। तभी सिया उसे रोकती है और कहती है कि प्लीज़ ऐसे मत करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब जैसे ही वो इस बारे में सुनता है तो वो एकदम शांत हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले, और वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारे पेट में ये जो बच्चा है आखिरकार किसका है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें दवाई दी थी जिसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती थी। सिया उसे बोलती है कि तुमने दी थी, लेकिन मैंने खाई नहीं थी क्योंकि मैं बार बार अपने बच्चों को नहीं मार सकती हूँ। इसी तरीके से दोनों का जब झगड़ा हो रहा था वहाँ पे, तभी वहाँ पर चैन आ जाती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। तभी ये सीन यहीं पर ही कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे सिया को जो रास्ते पे जा रही होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि लियांग को तो अभी भी ऐसा लग रहा था कि जो उसके पेट में बच्चा है वो उसका नहीं है बल्कि मैं किसी और का है, और उसे किसी और पर शक नहीं था बल्कि मैं जो पर शक था। तो उधर ही जो चैन होती है लियांग को देखकर कहने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की भी कोई निशानी हो। तुम्हें नहीं लगता है कि अब हम दोनों को भी बेबी प्लानिंग कर लेनी चाहिए ताकि हम दोनों की दोनों अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। तो उसकी बातों पर लियांग को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और उसे वहीं पर ही कार रोकने के लिए कहता है और कहता है कि किसी ज़रूरी काम की वजह से उसे जाना पड़ रहा है और वो अपने आप आ जाएगा घर पर। तो उधर ही हमारी जो सिया होती है वो फटाफट से कॉल लगाती है जो को और वहाँ पर आने के लिए बोलती है। तो जो बिना कुछ सोचे समझे अपना सारा कामकाज छोड़कर उसके पास आ जाता है और उसके बाद उसे बोलता है कि क्या तुमने उसे बता दिया कि तुम उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो। सिया उससे बोलती है कि बता तो दिया है लेकिन उससे मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो लियांग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जो पर, और वो जो हेड डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल के वो उनको बता देते हैं कि जो है वो चुपके से इलाज कर रहा है सिया के डैड का, जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल से भी निकालने की इजाज़त दे देते हैं।
तो उधर ही जो हमारी सिया थी उसे जो के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, वो लियांग के पास जाती है उसकी हेल्प मांगने के लिए और लियांग से कहने लग जाती है कि तुम्हारी दुश्मनी तो मेरे साथ है ना, तो आखिरकार तुम उसके साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो, और तुम मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ और अगर तुम्हें मेरी बातों का भरोसा नहीं है तो मैं टेस्ट करवाने के लिए भी रेडी हूँ, बट प्लीज़ तुम एक बार मेरी बातों पर भरोसा करने की कोशिश तो करो। अब उसकी इन सारी बातों को सुनकर चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग उसे करनी पड़ेगी। इसी तरीके से थोड़ी ही देर बाद जो हमारा लियांग होता है वो सिया से कहता है कि अगर तुमने मुझसे छूट कहा और ये बच्चा मेरा नहीं निकला तो तुम देख लेना, मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। कुछ ही देर बाद जो सिया होती है वो अपना एक टेस्ट डॉक्टर के पास करवाने के लिए गई होती है, तो तभी उस डॉक्टर से कहती है कि मैं इस हॉस्पिटल में कब से काम कर रही हूँ लेकिन मैंने आपको देखा नहीं है कभी। तो वो नर्स उससे कहती है कि आपने मुझे इसलिए नहीं देखा है क्योंकि मैं अभी अभी यहाँ पर आई हूँ। सिया को उसकी बातों पर भरोसा तो नहीं होता है लेकिन वो उसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहती थी। उधर ही हम देखते हैं कि उस नर्स को वहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि में चैन ने भेजा हुआ होता है ताकि वो रिपोर्ट्स को चेंज कर सके, और वो करती भी ऐसा ही है। थोड़ी ही देर बाद जैसे रिपोर्ट्स आती है तो वहाँ पर पता चलता है कि सिया के पेट में जो बच्चा है वो लियांग का नहीं है। लियांग को वो बार बार कहने की कोशिश करती है कि ये रिपोर्ट झूठी है, ये किसी ने चेंज की है, मैं तुमसे बोल सकती हूँ। तभी जो हमारी सिया थी उसी नर्स को ढूंढने लग जाती है और उसे वो वहाँ पर कहीं भी नहीं दिखती है। उसे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे। इतने में ही उसे जो का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें एक हैप्पी न्यूज़ देने वाला हूँ, तुम्हारे डैड को होश आ गया है। जैसे ही सिया ये न्यूज़ सुनती है तो बिना कुछ सोचे समझे दौड़े दौड़े अपने डैड के पास आ जाती है और उसके बाद अपने डैड को देखकर कहने लग जाती है कि डैड फाइनली आप उठ गए। आप जानते थे कि मेरे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल था आपको इस हालत में देखना, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपका इलाज करवाऊंगी और आप पूरे तरीके से ठीक हो जाओगी। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि जो सिया होती है वो जो के पास आती है और उसे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है। ज़्यादा तो उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, अपनी वजह से तुम्हारी नौकरी पर बिल्कुल भी आँच नहीं आने दूंगी। तो थोड़ी ही देर बाद वो फटाफट से दूसरे डॉक्टर के पास जाती है और उसके बाद उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि एक बार वो उसका दोबारा से डीएनए टेस्ट कर ली ताकि उसके सामने सारे की सारी सच्चाई आ जाए। जैसे ही वो रिपोर्ट निकालते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि जो हमारे सिया के पेट में बच्चा है वो किसी और का नहीं है बल्कि में लियांग का ही है। तब ये जो लियांग होता है वो भी वहाँ पर आता है और देखता है कि सिया वहाँ पे से एक डॉक्टर के रूम से जा रही है, तो वो वहाँ पर आकर फटाफट से उसे डॉक्टर के रूम में जाता है और उससे पूछने लग जाता है कि ये लड़की यहाँ पर क्यों आई थी। तो वो जो डॉक्टर था वो लियांग का ही दोस्त था और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि पिछली रिपोर्ट तुम्हें गलत दिखाई गई थी और जो सही रिपोर्ट्स थी वो ये थी, सिया तुम्हारे ही बच्चे की माँ बनने वाली है और तुमने उसके बारे में कितना बुरा सोचा। तो तभी लियांग को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और उसे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। साथ साथ वो उस डॉक्टर का पता लगाने के लिए भी बोलता है जिसने उसके साथ ये सब कुछ किया था। जिस तरीके से लियांग ने सिया के साथ बिहेव किया था उस वजह से वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसे इस बात का डर था कि कहीं गुस्से में आकर सिया उसके बच्चे को कुछ ना कर दे, इसलिए वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द अब सिया के पास जाकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी ताकि दोबारा से उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। तो उधर ये जो हमारी सिया होती है वो दोबारा से लियांग के पास जाती है उससे बात करने के लिए, लेकिन तभी चैन वहाँ पर आती है और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगा देती है और कहती है कि लियांग को तुमसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो सिया उससे बोलती है कि ठीक है, ऐसा ही कहकर वो वहाँ से चली जाती है। चैन को सिया की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो डिसाइड करती है कि अब वो सिया का खेल खत्म करवा देगी। इसलिए सिया जब रास्ते में होती है तभी चैन अपने आदमी को उसे एक कार से टक्कर मारने के लिए बोलती है। कुछ देर बाद सिया उस कार की तरफ ध्यान नहीं देती और वो कार इतनी तेज़ी से उसकी तरफ आती है, तभी उसे वहाँ पर आकर खुद ही जो चैन होती है वो बचा देती है क्योंकि लियांग ये सब चीज़ें देख रहा था। सिया वहाँ पर बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है। उसके सामने जो होता है तो वो जो से कहती है कि मेरा बच्चा ठीक है ना, तो फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हें बच्चे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। जहाँ विक्टिम हमारी सिया थी उधर ये सभी को ऐसा लग रहा था कि सिया की जान बचाते हुए जो चैन थी उसने अपनी जान गंवाने वाली थी। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो चैन होती है वो लियांग के साथ होती है और लियांग बड़े ही अच्छे से उसके हाथ पर दवाई लगा रहा होता है। और जैसे ही हमारी चैन देखती है कि ये सारी चीज़ें देख रही है सिया, तो वो लियांग की और भी ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करती है और उसे गले लगा कर कहने लग जाती है कि तुम मुझसे दूर मत जाना, मेरी ही बात लेना, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम जब यहाँ से चले जाते हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। सिया को इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो डिसाइड करती है कि अब कोई मतलब नहीं बनता है लियांग के लाइफ में रहने का, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना चैन से, तो इसलिए उसकी लाइफ से उसे दूर चले जाना चाहिए।
वो अकेली बैठी हुई होती है उदास होकर, तभी जो उसके पास आता है और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है कि समझ गया, तुम उन दोनों को देखकर दुखी हो ना, तुम दुखी क्यों हो रही हो, तुम्हारे बच्चे को अपना नाम देने के लिए मैं हूँ ना, तो तुम मुझसे शादी कर लो। तो उसकी बातों को सुनकर भी जो हमारी हीरोइन यानी कि सिया होती है वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। कुछ ही देर बाद जो लियांग था वो सिया को देखने के लिए उसी रूम में आता है जिस रूम में वो एडमिट थी, तो देखता है कि वो तो वहाँ पर है ही नहीं। तभी वहाँ पर जो आता है और उसके बाद उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ पर सिया ने भेजा है और एक लेटर भेजा है तुम्हारे लिए। लियांग जैसे ही उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम दोनों के दोनों खुश रहो और बहुत ही जल्दी एक दूसरे से शादी कर लो। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर जा रही हूँ, लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे डैड का पूरा ट्रीटमेंट करोगे। सो आई होप कि इन 3 सालों में मैंने तुम्हारी बातें मानी है तो तुम मेरी एक बात ज़रूर मानोगी। उसकी बातों को सुनकर लियांग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो जल्द से जल्द उसके डैड का ट्रीटमेंट शुरू कर देगा और पूरे तरीके से उन्हें ठीक भी करेगा, क्योंकि उसने आज तक उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया है। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि लियांग उसके डैड का ट्रीटमेंट करना शुरू भी कर देता है, लेकिन उसके डैड को बोन मैरो की ज़रूरत थी, तो लियांग जो था वो उन्हें ये सब देने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ये बातें जो को पता चलती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश जाता है। बट सिया को ये बात पता नहीं होती है कि उसके डैड को बोन मैरो कोई और नहीं बल्कि में उसका प्यारा लियांग ही दे रहा है। थोड़ी देर बाद जो था वो भागे भागे सिया के पास जाता है और उसे बताता है कि आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी हैप्पी न्यूज़ देने वाला हूँ। तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे डैड को बोन मैरो देने के लिए एक डोनेटर तैयार हो गया है। सिया इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि सच में मैं उस इंसान से मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ जिसने मेरे डैड पर इतना ज़्यादा बड़ा उपकार किया है। अब जैसे वही सारी बातें सुनता है ना जो, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि लियांग ने उसके लिए सब चीज़ें की है, इसलिए वो थोड़ा सा उदास भी हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे हमारी जो सिया होती है वो हॉस्पिटल में जाकर उनको सबसे पहले थैंक यू बोलती है और कहती है कि मुझे उस इंसान से मिलना है। तो फिर नर्स उससे बोलती है कि ज़रूर हम आपकी बात करवा देंगे उनसे। तो तभी सिया जो होती है वो कॉल कर कर उनको एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है ताकि वो उन्हें स्पेशली थैंक यू बोल सके। तो उधर ही जो हमारा लियांग था उसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि तुम तो हमेशा उसके साथ इतने रूड बने रहते हो, लेकिन पहली बार तुम्हें देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि तुम उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हो। ये बात तुम भी जानते हो कि उसके डैड उसके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है, और जब उसे पता चलेगा ना कि उसके डैड की हेल्प कोई और नहीं बल्कि मैं तुम कर रहे हो, तो देखना वो अपना पिछला सारा गुस्सा भूल कर तुम्हारे पास आ जाएगी। तो उधर ही सिया अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई होती है और उसके बाद उसे बोल रही होती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम जितना कुछ खाना चाहती हो ना उतना कुछ खा लो और सब की पार्टी मैं तुम्हें करवाऊंगी। तो उसकी दोस्त उसे बोलती है कि अच्छा बड़ी खुश हो रखी हो तुम। तभी सिया की नज़र लियांग पर और चैन पर पड़ती है जो उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। तो उसके दोस्त से बोलते हैं कि हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, ये हॉस्पिटल के सबसे पास है ना, इसलिए तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों आ गए। तो सिया उससे बोलती है कि एक काम करो कि तुम मुझे छुपा कर यहाँ से बाहर ले जाओ। अब वो दोनों के दोनों छुप छुप कर जा रहे होते हैं। तभी लियांग की नज़र उसकी दोस्त पर पड़ जाती है और वो उसे रोकता है। चैन भी समझ जाती है कि उस लड़की के साथ कोई और नहीं है बल्कि मैं सिया है। वो जानबूझ के अपनी एंगेजमेंट रिंग सिया की दोस्त को दिखाने लग जाती है ताकि सिया भी ये सारी बातें सुने और उसे बहुत ज़्यादा जेलसी हो। लेकिन सिया की दोस्त उस चैन को एकदम बढ़िया जवाब देती है, जिसके बाद चैन कुछ बोल ही नहीं पाती है और वो दोनों के दोनों वहाँ पे से चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि जो हमारी सिया थी वो अपने दोस्त के साथ होती है, जहाँ पर उसकी दोस्त से बोलती है कि ठीक है उस सड़ियल आदमी से तुम दूर ही रहो। लेकिन तभी उसे कॉल आता है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में दोबारा से जाना पड़ता है और इतने में ही हमारी सिया के सामने लियांग आकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद उससे बिना पूछे उसका हाथ खींचकर उसे अपनी कार में लेकर चला जाता है और उससे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सिया उससे बोलती है कि तुम्हें मुझसे ज़रूरी बात करनी है, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरी बात नहीं सुननी है, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो लियांग उससे बोलता है कि तुम अभी भी उस बात से गुस्सा हो, मैं जान गया हूँ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है और मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हूँ। सिया उससे बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हें उसकी इस बच्चे की माँ पर ही भरोसा नहीं है तो तुम आगे जाकर इस बच्चे पर क्या भरोसा कर पाओगे और रोज़ रोज़ हम दोनों पर उंगलियाँ उठाते रहोगी। देखो प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि तुमने मुझे जितना दुख दिया है ना उतना दुख मैंने सह लिया है, लेकिन अब मेरी लाइफ को और भी ज़्यादा हेल मत बनाओ। ऐसा ही कहकर वो वहाँ से चली जाती है और लियांग उसे रोक भी नहीं पाता है क्योंकि उसकी गलती भी तो थी। नेक्स्ट डे सिया दोबारा से उस आदमी को वहाँ पर मिलने के लिए बुलाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मेन लियांग आया है।
लियांग को देखकर कहने लग जाती है कि हर जगह मेरा पीछा करते हुए आ जाते हो, कहीं तो मुझे अकेले छोड़ दो। तो लियांग उसे बोलता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया था और तुम मुझसे बात करना चाहती थी, तो मैं यहाँ पर ना हूँ, ऐसा हो सकता है? तो सिया उससे बोलती है कि अच्छा तुमने मेरी हेल्प की है, बट अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? पहले ही तुमने 3 साल तक मेरा इतना ज़्यादा यूज़ किया है। तो लियांग उससे बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरे साथ गाँव चलना पड़ेगा। तो सिया उसकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ ही देर बाद उसके साथ गाँव में चलने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ पर सभी लोग उनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे होते हैं। जब वहाँ पर एक आदमी उससे सिया के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो सिया उसे चुप रहने के लिए बोलती है। लियांग उसे बोलता है कि अरे मैंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे जितनी आंटी लोग हैं ना, वो अपनी लड़कियों का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ जाती है। अब उन्हें पता लगेगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो वो ऐसा नहीं करेगी। तो उसकी बातों को सुनकर हमारे सिया को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सच कह रहा है, इसलिए वो उसकी बातों को मान भी जाती है। कुछ ही देर बाद वो पूरे गांव वालों का टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हमारी सिया जो थी वो सभी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रही होती है, उन्हें ट्रीट कर रही होती है। एंड लियांग जैसे ये सारी चीज़ें देखता है तो कहीं ना कहीं वो उससे और भी ज़्यादा प्यार करने लग जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर वही आदमी आता है जो लियांग को थैंक यू बोलता है और उसे बोलता है कि सुबह से आप दोनों के दोनों काम करने पे लग रखे हो, चलो अब जल्दी से लंच कर लो। लियांग फटाफट से लंच करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो विलेज का बना हुआ खाना खाते हैं और दोनों को ही वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कुछ ही देर बाद वो उनको ड्रिंक भी ऑफर करती है। जैसे ये हमारे सिया जो थी वो ड्रिंक पीने वाली होती है तो लियांग उसके हाथ से उस ड्रिंक को छीन कर उसे खुद ही पी लेता है और कहता है कि तुम ये नहीं पी सकती हो। तो सिया उससे बोलती है कि ठीक है, बट उस ड्रिंक को पीने के बाद उसे नशा लगने लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपने रूम तक भी नहीं जा पाता है। तभी हमारी जो सिया होती है वो जैसे तैसे करके उसे उसके रूम तक लेकर जाती है और तभी उसके ऊपर गिर जाती है। तो लियांग उसे वहाँ से जाने नहीं देता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जिसने 10 साल पहले मेरी मदद की थी। तो अब सिया जो थी वो बोलती उससे कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं वही लड़की थी। दरअसल मुझे तुम बहुत पसंद थे और तुम्हारी आंखें अभी जितनी ब्यूटीफुल है ना, पहले भी उतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। मैं चाहती थी कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और तुम्हारी और मेरे बीच में एक प्यारा सा रिश्ता बने, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ही कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमारा लियांग जो था वो खड़ा होता है तो उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि तुमने कल रात को जो कुछ भी बोला था वो सब कुछ सच था। सिया उससे बोलती है कि क्या बोला था मैंने, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ऐसा ही कहकर वो वहाँ पे से घबरा कर वहाँ से चली जाती है। तो लियांग समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन समय आने पर वो सारी चीज़ें पता लगा लेगा। तो दूसरी तरफ जो चैन होती है, जैसे ही उसे पता चलता है कि इस टाइम पर सिया और लियांग एक दूसरे के साथ है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लग जाती है कि आखिरकार क्यों ये जो लियांग है वो इस सिया के पीछे पड़ रखा है, ये तो कितनी बेवकूफ़ सी है। तो कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि सिया और लियांग गांव से वापस आ जाते हैं, लेकिन हमारे सिया की तबीयत थोड़ी सी खराब होने लग जाती है। तो लियांग उसे बोलता है कि तुम मेरे घर पर आज आराम कर लो, वैसे भी कल मेरी बर्थडे पार्टी है तो तुम्हें वहाँ पर आना पड़ेगा। सिया पहले तो वहाँ पर आने के लिए मना करती है, लेकिन उसके बाद लियांग जो था वो उसे फोर्स करने लग जाता है और कहता है कि तुम अगर वहाँ पे नहीं आओगी तो तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इन सारी बातों को सुनकर हमारी जो सिया थी वो उस बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और नेक्स्ट डे बर्थडे पार्टी में जाने के लिए एक प्यारी सी ड्रेस लेने के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव सी शॉप पर जाती है, जहाँ पर उसे काफ़ी सारी ड्रेसेस अच्छी लगती है और वो उस ड्रेस को ट्राई करने लग जाती है। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं, जिसके बाद सिया को भी वो ड्रेस पसंद आती है। लेकिन तभी वहाँ पर गुस्से में चैन की भी एंट्री हो जाती है और चैन को भी वो ड्रेस पसंद आती है, लेकिन अब की बार वो सिया से इस ड्रेस को छीनती नहीं है, बल्कि मैं से बोलती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ये ड्रेस गिफ्ट करती हूँ क्योंकि लियांग की बर्थडे पार्टी में तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, जिसे देखकर तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। भाई द वे वो सरप्राइज शायद तुम्हें पसंद आए। ऐसा ही कहकर वो वहाँ से चली जाती है और दोबारा मुड़कर देखकर उसे कहने लग जाती है कि 1 मिलियन तो इस ड्रेस के लिए कुछ भी नहीं है, लियांग के लिए तो मैं कितनी भी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर लूँ। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि पार्टी बहुत ही ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाती है। सभी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे और सभी के सभी लियांग और चैन की तारीफ़ें कर रहे थे पार्टी में। तभी हमारे सिया को पता चलता है कि आज जो था वो लियांग
उन दोनों की शादी के बारे में अनाउंस करने वाला था। और जैसे ही इस बारे में सिया को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और लियांग के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो और तुम्हें सुकून मिलता है मुझे दुख पहुंचाने में, इसलिए तुमने मुझे पार्टी में बुलाया था ना। ऐसा ही कहकर वो वहाँ से चली जाती है तो लियांग भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। तभी चैन उसे रोक देती है। इतने में चैन की मॉम वहाँ पर आती है और चैन अपनी मॉम को इशारा कर कर बोलती है कि प्लान को एग्जीक्यूट करो। तो तभी जो चैन की मॉम थी वो सभी के सामने जाती है और कहती है कि आज आप सभी हमारी खुशी में यहाँ पर शामिल हुए, इस सब के लिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी में हो रही है। लेकिन आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जो लियांग है वो चैन से कितना ज़्यादा प्यार करता है और बहुत ही जल्दी दोनों के दोनों एक प्यारे से बंधन पर बनने वाले हैं और बहुत ही जल्दी ये दोनों के दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेंगे। अब जैसे लियांग ये सारी बातें सुनता है ना तो वो बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि ये दोनों के दोनों माँ बेटी उसके खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहे थे इस बारे में उसे कुछ समझ ही नहीं था। और वो बिल्कुल एकदम शॉक हो जाता है कि भाई अचानक से उन्होंने मेरे बर्थडे के दिन ही क्या बोलने लग गए। बट तभी जो लियांग था वो स्टेज पे जाकर कहने लग जाता है कि आप ये क्या कह रही है। आज मैं आप सभी के सामने ये कन्फेस करना चाहता हूँ कि जिस लड़की ने 10 साल पहले मेरी मदद की थी वो कोई और नहीं थी बल्कि मैं सिया थी। इतने में ही सिया वहाँ पर बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर बाद उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सिया ने अपने बच्चे को खो दिया है, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब जैसे ही इस बारे में लियांग को पता चलता है ना तो उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है खुद पर कि उसने आखिरकार सिया का ध्यान क्यों नहीं रखा और उसके साथ आज जो कुछ भी हो रहा था ना इस सब के पीछे वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का जिम्मेदार था। लियांग रोते हुए डॉक्टर से कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, प्लीज़ आप कुछ भी करके उसे बचा दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ऐसा ही कहकर वो रोते हुए सिया के पास जाता है और उसके बाद सिया से बोलता है कि जल्दी से उठो, तुम ठीक हो जाओगी, प्लीज़ जल्दी से उठो, तुम्हारा बच्चा भी ठीक होगा। सिया की आंखें खुलती है और वो उससे बोलती है कि मेरा बच्चा वो ठीक है कि नहीं है। तो तभी उसे पता चलता है कि उसने अपने बच्चे को खो दिया है। अब इन सारी बातों को सुनकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो लियांग की तरफ देखकर बोलने लग जाती है कि अब तो तुम खुश होगे ना, तुम यही चाहते थे ना कि मेरा बच्चा मुझसे दूर हो जाए। अब इन सारी चीज़ों को देखकर तुम खुश होना और खुशी खुशी चैन से शादी करना, लेकिन मुझे बख्श दो और मेरे पास अब दोबारा कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। ऐसा ही कहकर वो अपनी आंखें बंद करके नीचे लेट जाती है। लियांग उसके पास बैठता है, रोता है, उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन अब क्या फ़ायदा था। उसके वजह से सिया ने अपनी एक सबसे अनमोल चीज़ को खो दिया था और वो भी किसी और की वजह से नहीं बल्कि मैं उस इंसान की वजह से जिसे वो 3 साल से इतना ज़्यादा मोहब्बत करती थी और उसकी इतनी ज़्यादा केयर करती थी। सिया के लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाला समय था। तो लियांग भी बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर दुखी होता है और कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे से चला जाता है, क्योंकि सिया ने उसे कहा था कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं ही चली जाऊँगी। कुछ ही देर बाद सिया की देखभाल करने के लिए वहाँ पर एक नर्स आती है और ये कोई और नहीं थी बल्कि वही थी जिसने उसका डीएनए टेस्ट किया था। एंड जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो देखती है कि सिया तो वहाँ पर सो रखी है, तो वो फटाफट से उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है और उसके बाद बेहोशी की हालत में सिया को वहाँ से अपने साथ लेकर चली जाती है। कुछ ही देर बाद ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से वो हाथों हाथ उस नर्स को पकड़ लेती है। लेकिन सिया का अभी भी कुछ नामो निशान उन्हें नहीं पता था कि आखिरकार वो कहाँ है। लियांग उस नर्स से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था, तो वो उसे बताती है कि ये सब करने के लिए उसे चैन ने कहा था। तो तभी वो उस नर्स को फटाफट से जेल में डाल देते हैं। सिया की आंखें जैसे ही खुलती है तो उसके सामने गुंडे खड़े हुए होते हैं और वो सिया को देखकर कह रहे होते हैं कि सच में कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसके साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे और इसकी कुछ ही देर बाद जान ले लेंगे, क्योंकि चैन ने तो हमें इसे मारने के ही पैसे दिए हैं ना। सिया उससे बोलती है कि क्या हो गया है तुम्हें, प्लीज़ मुझे यहाँ पे से जाने दो, जितने पैसे उसने तुम्हें दिए उससे ज़्यादा पैसे मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे से जाने दो, मेरा यहाँ पे से जाना ज़रूरी है, मुझे मेरे डैड को ठीक करना है। तभी वहाँ पर चैन आती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि कितनी बार मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि लियांग से दूर हो जाओ, लेकिन तुम्हें मेरी वार्निंग की परवाह कहाँ थी, इसलिए तो बार बार लियांग के आजू बाजू भटकती रहती थी। मैंने तुम्हें बोला भी था कि अगर तुम उसके सामने दोबारा से आई या फिर तुमने उसे सड्यूस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी जिसे तुम बिल्कुल भी कभी नहीं भुला पाओगी। अब तो तुम समझ ही गई होगी कि मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। तो वो चैन से कहती है कि मैंने अपने बच्चे को भी खो दिया है और मैं लियांग के पास कभी वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन चैन उसकी बात कहाँ मानने वाली थी।
वो उसे मारने वाली होती है, तब तक वहाँ पर सही टाइम पर एंट्री हो जाती है लियांग की। और लियांग वहाँ पर आते ही उस गुंडे के सर पर ज़ोर से पत्थर मार देता है और उसके बाद वो जो गुंडा था वो नीचे गिर जाता है। इतने में जो लियांग था वो अपना जो कोट था उससे हमारे सिया को कवर करता है और जब उसे वहाँ से बाहर लेकर जा रहा होता है तभी देखता है कि चैन इतने इजीली तो उन दोनों को नहीं छोड़ने वाली थी। चैन एक कार में बैठी हुई होती है और उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो इन दोनों का खेल तमाम कर देगी। जैसे ही वो तेज़ गाड़ी लेकर आती है तभी जो हमारा लियांग था सिया को धक्का मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है ताकि वो बच जाए और उस कार से उसकी टक्कर हो जाती है। कुछ ही देर बाद उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जहाँ पर लियांग खुश था कि सिया को तो कम से कम कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद सिया उसे थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए और उसे बोलती है कि वैसे तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो लियांग उसे बोलता है कि ज़रूरत थी, अगर तुम्हारे जगह पर कोई और होता तो शायद मैं उसके लिए सब नहीं करता, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। ऐसा ही कहकर वो सिया के क्लोज आता है और उसके बाद उसे किस करने ही वाला होता है तभी वहाँ पर सिया का फ़ोन बजता है जिसकी वजह से उसे वहाँ पर से जाना पड़ता है। नेक्स्ट डे वो दोबारा से लियांग से मिलने के लिए आती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि तुम ठीक हो। तो फिर लियांग उसे बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर देखने आई हो, इसका मतलब कि तुम मेरे लिए अभी भी केयर करती हो। तो सिया उससे बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती है तभी वहाँ पर जो आता है और उसे कहता है कि सिया से दूर रहो, उसे मैं पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब उसे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम उसके साथ नहीं थे, लेकिन आज तुम उसके साथ जाना चाहते हो। आखिरकार ये कैसा कर सकते हो तुम? सिया को तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ और वो मुझे पसंद करती है, तुम्हें नहीं। तो बेहतर यही होगा कि तुम उसकी लाइफ से साइड हट जाओ। लियांग उसे बोलता है कि शायद मैं पहले वाला वर्जन होता तो हट पे जाता, लेकिन अब मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और उसे छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। इसी तरीके से हम थोड़ी ही देर बाद देखते हैं कि वहाँ पर एक डॉक्टर सिया को कॉल कर बुलाता है और उसे कहता है कि उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है लियांग की, इसलिए वो जल्दी से आ जाए। सिया वहाँ पर भाग कर आती है और लियांग का हाथ पकड़कर उससे कहने लग जाती है कि प्लीज़ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँ। तुम चाहते ना कि मैं तुम्हें एक चांस दूँ, तो मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, लियांग को तो ये चांस ही चाहिए था और जैसे ही उसे पता चलता है ना कि सिया ये सारी बातें बोल रही है तो उसके बाद फटाफट से खड़ा हो जाता है। तो सिया उससे बोलती है कि अभी तो तुम क्रिटिकल कंडीशन में थे और अभी खड़े भी हो गए, क्या मेरे साथ ये सारी चीज़ें तुम सब प्रैंक कर रहे थे? तो फिर लियांग उससे बोलता है कि प्रैंक तो नहीं, लेकिन हाँ मैं ये चाहता था कि तुम मुझे एक और चांस दे दो और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे ये चांस दे भी दिया है। प्लीज़ अब तुम मुझे कभी छोड़ना मत। तो फिर सिया जो थी वो वहाँ पर से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी उसके सामने जो आता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि सिया मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अब मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो? तो उसकी बातों को सुनकर हमारी जो सिया थी वो उससे बोलती है कि आई एम सॉरी बट मैं लियांग को ही पसंद करती हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। ऐसा ही कहकर वो भाग कर आती है और फटाफट से लियांग के पास आकर उसका हाथ काट देती है और कहती है कि इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? एक चांस चाहते थे तो और भी ज़्यादा कुछ कर सकते थे ना। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। ऐसा ही कहकर वो उसे गले लगा देती है और कहती है कि मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब की बार तुमने पुरानी की तरह कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। कुछ ही देर बाद हमारी जो सिया थी उसके डैड का भी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और वो फाइनली सक्सेसफुल भी होता है। हमारी जो सिया थी उसके डैड भी पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं और इन सारी चीज़ों को देखकर सिया बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो दूसरी तरफ लियांग और उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो दोनों के दोनों ही अपने घर को अच्छे तरीके से डेकोरेट कर रहे होते हैं क्योंकि आज लियांग हमारे सिया को प्रपोज जो करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर सिया आ जाती है अपने डैड को देखकर और सिया को देखकर लियांग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन उसे उसके डैड के ही सामने प्रपोज करता है और कहता है कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और वो उसे शादी भी करना चाहता है। अब इन सारी चीज़ों को देखकर तो हमारी सिया थी उसके डैड भी हाँ बोल देते हैं और उसकी बातों को सुनकर सिया भी उससे फाइनली शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लियांग उसे थैंक यू बोलता है उसे एक और चांस देने के लिए और उसे कहता है कि आज के बाद जो चांस उसने दिया है ना उसके लिए उसे कभी भी उसे रिग्रेट फील नहीं होने देगा और कभी भी उसकी आंखों पर आंसू भी नहीं आने देगा। ऐसा ही कहकर ये दोनों के दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और यहीं पर ही हमारा ये स्वीट सा ड्रामा खत्म होता है। सो आई होप गाइस कि आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया हो। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए बाय।